बोकारो में डीएमएफटी फंड में करीब 500 करोड़ के घोटाले का आरोप है। आरटीआई एक्टिविस्ट और वकील डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। अपने पत्र में डॉक्टर राजकुमार ने तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही अपने चहेते प्राइवेट एजेंसियों को कार्यादेश देने का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। बोकारो में डीएमएफटी फंड में बड़ा घोटाला, करीब 500 करोड़ के घोटाले का आरोप। तत्कालीन डीसी सर डीएमएफटी अध्यक्ष विजया जाधव पर आरोप। पद के दुरुपयोग और चहेते प्राइवेट एजेंसियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। शॉर्ट टेंडर नोटिस के जरिए कार्यादेश देने का आरोप। बोकारो उपायुक्त बोकारो और मैनेजमेंट कमेटी को 5 करोड़ तक के पिछले कुछ दिनों तक 5 करोड़ तक के ऑर्डर को सैंक्शन करने का पावर था और 5 करोड़ से ज़्यादा का सीएम और कैबिनेट के पास था, लेकिन इनके द्वारा 13 करोड़ तक का एक बार में ही सैंक्शन किया गया है। और ये ग्लोबल टेंडर से बचाने के लिए और अपने चहेते लोगों को टेंडर देने के लिए उस टेंडर की राशि को 5 करोड़ के नीचे करके ज़्यादातर लोग को आवंटित किया गया है। वास्तविक मूल्य से 700% से 2000% ज्यादा की दर से खरीदारी का आरोप। एक ही काम का कई बार बिल भुगतान करने का आरोप। बिना प्रबंधकीय कमेटी के स्वीकृति के भुगतान का आरोप। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान अनियमितता का आरोप। तड़ित चालक जो स्कूल में लगाने के लिए जो इन्होंने दिया है कार्यादेश, उसमें अधिकतम राशि जो तड़ित चालक लगाई गई है, जिसमें से कि ज़्यादातर तो काम भी नहीं कर रहा है या बहुत गायब भी हो चुका है, वो ज़्यादातर उसका कीमत मैक्सिमम कीमत 10,000 और से 15,000 के बीच में होगा, लेकिन उस एक लाइटनिंग कंडक्टर के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपया तक का भुगतान किया गया है। बोकारो के वकील और आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कई एजेंसियों को दिए कार्यादेश और राशि के भुगतान पर सवाल उठाए हैं। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रांची को कार्यादेश। NCCFIL को 29 कार्यादेश के माध्यम से 133 करोड़ 18 लाख 88,293 रुपए का भुगतान। संस्कारा रांची को 19 कार्यादेश के जरिए 90 करोड़ 10 लाख 11,008 रुपए का भुगतान। डिलीजेंट सर्विसेज को 10 कार्यादेश के जरिए 18 करोड़ 75 लाख 77,520 रुपए का भुगतान। MS प्रकाश जेरोक्स को 16 कार्यादेश के माध्यम से 9 करोड़ 20 लाख 57,648 रुपए का भुगतान। ARI फैब्रिकेशन रांची को 7 कार्यादेश के जरिए 27 करोड़ 1 लाख 79,998 रुपए का भुगतान। त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस हजारीबाग को 7 कार्यादेश से 39 करोड़ 26 लाख 444 रुपए का भुगतान। अरिहा ट्रेडिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को 9 कार्यादेश से 21 करोड़ 62 लाख 16,929 रुपए का भुगतान। हिंदुस्तान इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को 4 कार्यादेश से 13 करोड़ 53 लाख 35,816 रुपए का भुगतान। MS अरिहंत को 6 कार्यादेश से 5 करोड़ 85 लाख 81,346 रुपए का भुगतान। वेगा पावर सेलटेक सॉल्यूशन LLP को 6 कार्यादेश 17 करोड़ 29 लाख 35,088 रुपए का भुगतान। MS वेगा पावर प्राइवेट लिमिटेड सुंदरगढ़ ओडिशा को 4 कार्यादेश 11 करोड़ 92 लाख 93,775 रुपए का भुगतान। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ESSCI को 1 कार्यादेश 4 करोड़ 97 लाख 20,000 रुपए का भुगतान। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन AISC-SSC को 1 कार्यादेश 4 करोड़ 97 लाख 74,000। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI को 4 कार्यादेश 17 करोड़ 33,136 रुपए का भुगतान। करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी को 2 कार्यादेश 9 करोड़ 15 लाख 76,000 रुपए का भुगतान। धुरीना वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को 7 कार्यादेश 13 करोड़ 58 लाख 80,564 रुपए का भुगतान।
नेशनल काउंसिल फॉर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट को 2 कार्यादेश 9,79,72,000 रुपए। डीएमएफटी फंड के तहत किताब, जीपीएस, सोलर लिफ्ट, इरिगेशन समेत कई चीजों के नाम पर भी बंदरबाट का आरोप है। डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति के लिखे पत्र में इन एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को किताब देने के नाम पर एमएस ज्ञान गंगा को 2 कार्यादेश से 6,55,40,000 रुपए का भुगतान। पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस सिस्टम के नाम पर स्फेयर कम्युनिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को 5,01,98,892 रुपए। जीपीएस बेस्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के नाम पर मैनिकटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 1,19,85,440 रुपए। एक्वाकल्चर पार्क डेवलपमेंट के नाम पर एमएस जमशेदपुर रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड को 4,92,39,000 रुपए दिया गया। सोलर लिफ्ट इरिगेशन के नाम पर आरके कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स को 91,35,206 रुपए का भुगतान। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन के नाम पर एमएसएसआरएल ट्रेडिंग कंपनी को 4,09,49,120 रुपए। बेबी केयर किट के नाम पर क्यूरिंग फार्मास्यूटिकल्स एंड सर्जिकल्स को 26 लाख का भुगतान। 9 ब्लॉकों में पब्लिक लाइब्रेरी में किताब आपूर्ति के लिए एमएस विद्या विहार न्यू दिल्ली को 1,55,29,532 रुपए। कुर्सी, टेबल, पंखा और अलमीरा की आपूर्ति के लिए सृष्टि इंटरप्राइजेस को 30,88,350 रुपए का भुगतान। डीएमएफटी फंड में घोटाले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बोकारो में देखने को मिल रहा है कि डीएमएफटी फंड्स जो टेंडर फ्लॉट किए गए हैं, उन टेंडर्स में हर टेंडर में सेम आइटम में अलग अलग प्राइस कोट किए गए हैं और कई ऐसे टेंडर है जिसको मार्केट वैल्यू से 1000% ज्यादा में दिया गया है। हम राज्य सरकार से ये डिमांड करते हैं कि सीएजी को रिक्वेस्ट करके जो है वो कराया जाना चाहिए। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अगर कहीं से भी हमें भ्रष्टाचार की बू आती है तो हम स्वाभाविक तौर पे उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो या कोई भी बड़ा अफसर हो, कार्रवाई उस पर होगी। क्योंकि सरकार पूरी तरह से संजीदगी के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है और हम अपने राज्य में भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार किसी भी पैमाने पर हो। कहा जा रहा है कि ये जो 26 एजेंसियों का कार्यादेश मिला है, इनके नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन ये एजेंसियां सिर्फ 4 से 5 लोगों का है। डीएमएफटी फंड में गड़बड़ झाला सिर्फ बोकारो में नहीं हुआ है, बल्कि जांच कराई जाए तो ऐसी अनियमितता हजारीबाग, चतरा, धनबाद और चाईबासा में भी सामने आ सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र के साथ रांची से रुचि और विपिन की रिपोर्ट। डीएमएफटी फंड में घोटाले की बू आ रही है और कई एजेंसियों को फायदा पहुंचाया गया है, यह आरोप लगाया गया है वकील और आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार की ओर से। कई एजेंसियों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें 700 से 2000% तक अतिरिक्त फायदा पहुंचाया गया है, यानी मूल्य से अतिरिक्त दाम में खरीदारी हुई है या उनके सर्विसेज को अतिरिक्त पेमेंट किया गया है। इधर बोकारो डीएमएफटी फंड घोटाले में जिन एजेंसियों के नाम हैं उनमें हजारीबाग के त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस का भी नाम शामिल है। त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला पेंटिंग का टेंडर मिला था, लेकिन त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस को न सिर्फ बाजार मूल्य से कई 100 गुना ज्यादा दर पर टेंडर दिया गया, बल्कि फर्जी आंगनबाड़ी केंद्र के नाम पर भी भुगतान किया गया है। देखिए रिपोर्ट। डीएमएफटी फंड घोटाले में जो एजेंसियां सवालों के घेरे में है, उनमें से एक है हजारीबाग का त्रिनेत्रा इंटरप्राइजेस। त्रिनेत्रा इंटरप्राइजेस को 6 कार्यादेश मिला, जिसके लिए उसे 39,26,04,44 रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में डॉक्टर राजकुमार ने इसमें 30 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र के भवनों में बाला पेंटिंग का मिला 6 कार्यादेश। पहले टेंडर में 16 सरकारी स्कूल भवनों में बाला पेंटिंग के लिए 2,71,45,772 रुपए। बाला पेंटिंग के लिए प्रति स्कूल 16,96,610 रुपए का कार्यादेश। दूसरे टेंडर में 180 सरकारी स्कूल भवनों में
बाला पेंटिंग के लिए 13,48,70,609 रुपए। प्रति स्कूल 7,49,281 रुपए की दर से कार्यादेश। तीसरे टेंडर में 26 सरकारी स्कूल भवनों में बाला पेंटिंग के लिए 4,90,93,555 रुपए। प्रति स्कूल 18,88,213 रुपए की दर से कार्यादेश। चौथे टेंडर में मध्य विद्यालय पिपराडीह नावाडीह में बाला पेंटिंग के लिए 4,79,04,780 रुपए का भुगतान। चारों कार्यादेश वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिया गया। चारों कार्यादेश को देखने से पता चलता है कि पहले टेंडर में प्रति स्कूल 16,96,000, दूसरे टेंडर में 7,49,000, तीसरे टेंडर में 18,88,000, जबकि चौथे टेंडर में 4,79,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। डॉक्टर राजकुमार ने दावा किया है कि एक स्कूल में बाला पेंटिंग की लागत सिर्फ 2 लाख रुपए आती है। ऐसे में सुनियोजित तरीके से बाजार मूल्य से ज्यादा बाला पेंटिंग का कार्यादेश दिया गया। बाला पेंटिंग में तो एक एक स्कूल के लिए करोड़ करोड़ रुपए की राशि का, जहाँ पर 1 लाख लगना चाहिए था, दो मैक्सिमम मानते हैं अधिकतम 2 लाख रुपया लगना चाहिए था, वहाँ पर 4,89,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। बाला पेंटिंग के लिए त्रिनेत्रा इंटरप्राइजेस को 21,44,14,716 रुपए से ज्यादा भुगतान का आरोप। 2022-23 में बेरमो के एनईओ प्राथमिक स्कूल मेला टोंगेरिया में बाला पेंटिंग के लिए 2,91,830 रुपए का दिया था कार्यादेश। 2022-23 में नावाडीह के मध्य विद्यालय पिपराडीह के भवन में सिर्फ 13,10,120 रुपए में कराया गया था बाला पेंटिंग। 2022-23 में बाला पेंटिंग करने वाली टीम को ही फिर से 4,79,00,000 का कार्यादेश दिया गया। 1,186 आंगनवाड़ी केंद्र के भवनों में बाला पेंटिंग का मिला कार्यादेश। प्रति भवन 56,083 रुपए की दर से 6,65,15,139 रुपए। दूसरे टेंडर में 1,186 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों में बाला पेंटिंग के लिए 6,70,70,589 रुपए। 56,551 रुपए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र भवन की दर से कार्यादेश। दोनों कार्यादेश में प्रति भवन बाला पेंटिंग का अंतर 468 रुपए। बोकारो जिला में 2,242 आंगनवाड़ी केंद्र है, लेकिन कार्यादेश 2,372 आंगनवाड़ी केंद्रों को ही मिला। 130 फर्जी आंगनवाड़ी केंद्र के भवनों में बाला पेंटिंग का कार्यादेश मिला। आंगनवाड़ी केंद्र के भवन में बाला पेंटिंग का बाजार मूल्य सिर्फ 20,000 रुपए। डॉक्टर राजकुमार ने आरोप लगाए हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बाला पेंटिंग के लिए फर्जी बिल, विपत्रों और उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान किया गया। सूत्रों की माने तो सोनू मिश्रा, जो बोकारो में बाला पेंटिंग करवाने के लिए चर्चित चेहरा है, वो तत्कालीन डीसी विजय यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं। सोनू मिश्रा त्रिनेत्रा इंटरप्राइजेस से जुड़े हैं। 28 अगस्त को रामगढ़ के गोला में जिस कार से 51 लाख रुपए कैश मिले थे, उस कार में डीएमएफटी के क्लर्क राजेश पांडे के साथ सोनू मिश्रा भी सवार था, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब्त 51 लाख रुपए भी डीएमएफटी फंड से जुड़ा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। वकील और आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर डीएमएफटी फंड के घोटाले को लेकर जो दावा किया है, वो अगर धरातल पर हूबहू ऐसा ही है तो ये चौंकाने वाले तथ्य है। डीएमएफटी फंड किनके लिए होता है, पहले यह समझने वाली बात है। डीएमएफटी फंड उन लोगों के लिए होता है जो माइनिंग प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं और खनन का प्रभाव सीधे उनके या उनके परिवार पर पड़ता है, चाहे वो पॉल्यूशन के जरिए हो, ब्लास्टिंग के जरिए हो, पढ़ाई लिखाई में या फिर विस्थापन का मुद्दा हो। कई विषयों पर जब उन्हें परेशानी आती है तो डीएमएफटी फंड के जरिए उनको इनका फायदा पहुंचाया जाता है, उनको कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर लगातार काम किया जाता है इस फंड के तहत। लेकिन उसको लेकर जब टेंडर निकलता है और कार्यादेश जब जारी किए जाते हैं तो कैसे खेला होता है, यह दिखाने की हमने आपको कोशिश की है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार ने यह दावा किया है। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हम सुरेंद्र का पहले रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, बोकारो में डीएफटी फंड में करीब 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया और पत्र किसी और ने नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट ने लिखा है
और कई एजेंसियों के बारे में बताया गया है कि कैसे हर एक एजेंसी को 700% से लेकर 2000% तक अतिरिक्त फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। देखिए, जिस तरह से हम कह सकते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार और अधिवक्ता है, उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर 1-2 पन्ने का नहीं लगभग 225 पन्ने का पत्र लिखा है और उसमें जिस तरह से बोकारो जिले में लगभग 500 करोड़ डीएमएफटी फंड के घोटालों का आरोप लगाया गया है, यह बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि जो डीएमएफटी फंड है उसका कहां पर उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है और उस क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क नाली, इन सभी चीजों पर खर्च होना चाहिए ताकि उस गांव का विकास हो सके, उस क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है, हम कह सकते हैं कि जो टेंडर भी नहीं हुआ है वह मनोनयन के आधार पर दिया गया है, तो इसके लिए यह डीएमएफटी फंड हुआ करता है, उन्हें ना फायदा मिलकर उन ठेकेदारों को मिला है। जिस तरह से अभी बाला पेंटिंग की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से बाला पेंटिंग को 2024 और 25 में 16 स्कूलों के लिए लगभग 2,71,45,772 रुपए दिए गए थे। वहीं फिर अगर 2024-25 में 142 स्कूलों के लिए 6,65,15,139 रुपए दिए गए। और आप जैसे ही आगे जाएंगे तो आप पाएंगे कि 180 स्कूलों के लिए लगभग 13,48,70,000 रुपए दिए गए हैं। तो आप अगर शुरुआत से आकलन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो पाएंगे कि जो पहले बार जो टेंडर हुआ था उसमें प्रति स्कूल 2 लाख रुपए पड़ रहे थे और वही धीरे धीरे आते आते ये 2 लाख प्रति स्कूल 7 लाख रुपए पड़ने लगा है। तो आप इससे स्वयं समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर राजकुमार ने आरोप लगाए हैं वो गलत नहीं है। हालांकि जांच इसमें होना बाकी है। एक और मैं आप बात करूंगा जो बाला पेंटिंग है की बात है कि जिस तरह से 24-25 में एक स्कूल है नावाडी पिपरा पठान की, एक स्कूल के लिए 4,79,00,000 रुपए देने की इसमें जिक्र किया गया है, जो डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार टेंडर होता है तो 2 लाख रुपए होते हैं, दूसरी बार तीसरी बार होता है तो 2 लाख से बढ़कर 7 लाख हो गए। अब तो हद ही हो गई है कि जिस तरह से नावाडी पिपरा टांड में एक स्कूल के लिए 4,79,00,000 दिए गए हैं और यह जांच का विषय है। जो जानकारियां मिल रही है इस स्कूल में पेंटिंग भी नहीं हुआ है, तो जानकारी सामने आ रही है। जांच होने पर पता चलेगा कि आखिर यह प्रक्रिया क्या है। लगातार जिस तरह से डीएमएफटी फंड की खबर चलाने के बाद न सिर्फ बोकारो जिले में पूरे झारखंड में इसकी खबर आग की तरह फैल गई है कि एक उपायुक्त तत्कालीन उपायुक्त विजया यादव थी एक ही वित्तीय वर्ष में लगभग 500 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से डीएमएफटी फंड की अगर हम बात कर ले तो डीएमएफटी फंड में एक उपायुक्त 5 करोड़ से अधिक कम हम कह सकते हैं कि किसी तरह का कार्य नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बाला पेंटिंग हम कह सकते हैं 13,49,00,000 रुपए का काम दिया गया। न सिर्फ बाला पेंटिंग की हम बात करें, अन्य कई ऐसे हैं हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी से कई ऐसे हैं जिनके लेकर काम दिए गए हैं और औने पौने दाम में हम कह सकते हैं दाम में इसको खरीदा गया है। और जिस तरह से एक और हाईलाइट मास्क की अगर हम बात कर ले तो बोकारो जिला में जिस तरह से जो डॉक्टर राजकुमार ने आरोप लगाया है कि जो लाइट 10,000 रुपए जिसकी कीमत हो सकती थी उस लाइट को लगभग 5 से 7 लाख रुपए में खरीदा गया है। और जो लाइट है आप समझिए कि जो लाइटिंग लगाने थे तो बेरमो के हम कह सकते हैं जरीडी के आसपास लगाई गई है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उस जगह में भी लगाने की बात नहीं कही गई है। यह आरोप डॉक्टर राजकुमार ने लगाया है। इससे जिस तरह से और तड़ित चालक जो स्कूलों में लगाना था, तड़ित चालक की भी कई टेंडर हुए हैं, उसमें भी बताया जा रहा है कि जो तड़ित टेंडर चालक लगाने थे स्कूलों में कई स्कूलों में नहीं लगा है और लगा भी है तो जो गुणवत्ता होनी चाहिए थे वह भी नहीं हुई है। तरह के कई तो ये गुणवत्ता को लेकर तो सवाल उठे ही हैं सुरेंद्र, लेकिन साफ तौर पर जब ये आंकड़े हम देखते हैं, जिन आंकड़ों का जिक्र राष्ट्रपति को लिखे गए डॉक्टर राजकुमार
के द्वारा पत्र में है, उस पत्र में जब देखते हैं कहीं 2 लाख रुपए उसी टेंडर को लेकर, कहीं 7 लाख रुपए, कहीं 16 लाख रुपए, और बढ़ते बढ़ते ये 4 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। कभी कभी तो ये लगता है इन आंकड़ों को देखकर हो सकता है विदेश से कोई हाई क्लास पेंटर आए हो, बड़े आर्टिस्ट आए हो जो स्कूल में बाला पेंटिंग बनाते हो। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर राजकुमार ने भी अपने पत्रों में किया है कि अमूमन एक स्कूल में बाला पेंटिंग कराने में 1 लाख रुपए खर्च आते हैं। चलिए अगर महंगाई बहुत बढ़ गई है तो 2 लाख रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन 4 करोड़ रुपए यह जनता को हैरत में डालने वाली बात है। बिल्कुल, जनता भी इस खबर को देखकर परेशान हो रही है कि जिस तरह से यह मनोनयन के आधार पर अपने चहेते लोगों को यह टेंडर दिया गया है। डॉक्टर राजकुमार का भी यही कहना है कि जिस तरह से भी यह काम जिसे भी दिया गया मनोनयन के आधार पर दिया गया, न तो टेबल टेंडर हुआ है, न तो शॉर्ट टेंडर हुआ है। कुछ टेंडर ऐसे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर हम कह सकते हैं कि जो टेंडर हुए हैं इसी आधार पर हुए हैं। और हम जिस तरह से आपने भी बताया और कहा है कि जो लोग हैं, जो टेंडर पाने वाले लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जिन्हें लगातार टेंडर दिया जा रहा है। 20 से 30, तो किसी को 10 से 15, तो किसी को 10 से 12, ऐसे ही लोगों को टेंडर देने का काम किया गया है। अगर हम बोकारो जिले में प्रकाश जेरोक्स की हम बात कर ले तो 2024-25 में जो वित्तीय वर्ष था उसमें 16 एलईडी टीवी पेन खरीदा गया था, जिसका कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए कुछ लाख की बताई जा रही है। और कई ऐसे हमने जब डॉक्टर राजकुमार ने जो पत्र राष्ट्रपति को लिखा है उसको जब मैं देख रहा था तो उसमें कई ऐसे पेमेंट किए गए हैं जो कि वर्ष 2020 से 23 का पेमेंट था, वो पेमेंट वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया है। क्योंकि डॉक्टर राजकुमार ने जो आरटीआई के माध्यम से वित्तीय वर्ष की लेखा जोखा मांगा था तो उसमें यह दर्शाया गया है और डॉक्टर राजकुमार ने भी कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 2020 और 21 में जो उपायुक्त थे उन्होंने जब पेमेंट नहीं किया तो कोई बात जरूर रही होगी। और 2020 और 21 से लेकर 22-23 और 23-24 और वैसे जैसे ही तत्कालीन डीएसपी विजया यादव आती है तो इन सभी आप बिल्कुल बात कर रहे हैं त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस के बारे में, जिन्हें बाला पेंटिंग को लेकर कार्यादेश दिया गया। हम देख पा रहे हैं कि 2024-25 जब वहां की डीसी यानी बोकारो की डीसी विजया यादव हुआ करती थी, उसी को लेकर यह बात सामने आई और उन्हीं पर आरोप लग रहे हैं कि उनका चहेता एजेंसी हुआ करता था त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस, इसीलिए मूल्य से अधिक पेमेंट किया गया है और इस तरह की बातें सामने आ रही, आरोप भी उन पर लग रहा है। बिल्कुल आरोप लग रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार को होना चाहिए, अभी जिस तरह से मैं सुन रहा था सुप्रियो जी को, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 0 टॉलरेंस की बात उन्होंने कही। अगर जो भी अधिकारी पदाधिकारी चाहे किसी भी पद पर बैठे रहेंगे तो जो जिला प्रशासन है या हम कहते हैं जो राज्य सरकार के लोग हैं कार्रवाई करेंगे। तो जब इस तरह के पत्र लिखे गए हैं तो राज्य सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर इस पर जांच के आदेश देने चाहिए थे, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं वह आरोप कितना सही है और सही और गलत की भी जांच हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि जो राजेश कुमार पांडे को पैसे के साथ 51 लाख रुपए के साथ रामगढ़ पुलिस ने पकड़ा था, तो उनके ऊपर भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुए, यह जानकारी मिल रही है। तो अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है तो आखिर क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए से अधिक कैश लेकर कहीं भी ट्रेवल करना यह खिलाफ है आईटी इनकम टैक्स के एक्ट के तहत, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया गया है। अगर जिस तरह से राजेश कुमार पांडे ने यह भी कहा कि यह जमीन बेचकर हमें पैसे दिए गए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम मान लें कि राजेश पांडे ने जमीन बेची हो और जिसने खरीदा हो राजेश पांडे को उन्होंने 51 लाख रुपए कैश दिए है, और यह संभव नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति जमीन खरीदने में 51 लाख रुपए कैश लेकर सफर करे। तो ये सभी जांच के विषय है, जांच होना चाहिए और सही और गलत क्या है जनता के पास आना चाहिए। देखिए, जनता का पैसा है और जो डीएमएफटी फंड है वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ये जनता का पैसा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर खनन प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके जीवन में सुधार लाने के लिए इस फंड के पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पॉल्यूशन की धुआं कोई और खा रहे हैं, विस्थापन का दंश कोई और झेल रहे हैं और डीएमएफटी फंड की मलाई कोई और खा रहा है। सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। इस बीच हम आपको एक बड़ी खबर बताएंगे।
बड़ी खबर, डीएमएफटी फंड में घोटाला मामले में टेंडर के लिए लेन देन का काम करता था राजेश कुमार पांडे। आपको बताएं कि ये वही राजेश कुमार पांडे है जिसकी गिरफ्तारी रामगढ़ के गोला में 51 लाख रुपए कैश के साथ हुई थी। डीएमएफटी फंड में घोटाला मामले में आपको बताएं, टेंडर के लिए लेन देन का काम करता था राजेश कुमार पांडे। लेन देन के लिए मोबाइल नंबर 7903152726 का करता था इस्तेमाल। रामगढ़ के गोला में कार से मिला था 51 लाख रुपए कैश। राजेश कुमार पांडे की गाड़ी से मिला था 51 लाख रुपए कैश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी देखिए, ये उस दिन की तस्वीर है जब कैश बरामद हुई थी और आखिरकार आयकर विभाग की टीम को नोटों की गिनती के लिए आना पड़ा था। लेन देन के लिए राजेश कुमार पांडे मोबाइल नंबर जिसका इस्तेमाल करता था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजेश कुमार पांडे की गाड़ी से 51 लाख रुपए कैश मिला था। डीएमएफटी फंड में घोटाला मामले में टेंडर के लिए लेन देन का काम करता था राजेश कुमार पांडे। आपको बताएं कि ये महज क्लर्क था और इसकी गाड़ी से 51 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ रुपए का घोटाला आरोप लगाया गया है आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से और राष्ट्रपति को लिखे पत्र में इन तमाम पहलुओं का जिक्र किया गया है। उन तमाम एजेंसियों के नाम का जिक्र किया गया है जिनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। आरोप और किस पर लगा है? आरोप लगा है तत्कालीन बोकारो डीसी विजया जाधव पर। आरोप लगा है कि अपने चहेते एजेंसियों को फायदा पहुंचाया गया, जिसमें एक नाम का जिक्र हम कर रहे हैं आज, त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस। उसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको साझा की कि कितने कार्यादेश के जरिए कितने रुपए आवंटित किए गए और काम कितने का होता है यह आपको भी भली भांति पता है, और प्रति स्कूल कितना मिला यह हमने आपको दिखाया। चर्चा करेंगे, कुछ अतिथि भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बोकारो में डीएमएफटी फंड में बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले का आंकड़ा जो अब तक बताया जा रहा है डॉक्टर राजकुमार की ओर से वो है 500 करोड़ रुपए। इसकी शिकायत उन्होंने राष्ट्रपति से की है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उन्होंने तमाम एजेंसियों का जिक्र किया है, तमाम कार्यादेशों का जिक्र किया है और जिक्र किया है कि किस एजेंसी को कितनी राशि आवंटित की गई। आरोप यह लगा है कि तत्कालीन डीसी विजया जाधव ने अपने एजेंसियों को, अपने नजदीकी एजेंसियों को, चहेते एजेंसियों को फायदा पहुंचाया और करीब 700% से 2000% तक एक कंपनी को अतिरिक्त भुगतान किया गया है। यानी कि मार्केट रेट से जो सामान खरीदे जा सकते हैं उस रेट में अतिरिक्त 700% या 2000% जोड़ दीजिए, उतनी राशि दी गई है। एक और नाम हमने आपको बताया, त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस। त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस को आदेश दिया गया कि स्कूलों में बाला पेंटिंग बनवाई जाए और अमूमन 1-2 लाख रुपए खर्च आता है, यह हम और आप भी जानते हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र डॉक्टर राजकुमार ने अपने लिखे पत्र में किया है वो अगर आप जानिएगा, और आप अब तक जान चुके हैं चूंकि हमने आपको पूरा आंकड़ा बताया है, आपके होश उड़ गए होंगे निश्चित तौर पर। इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों के पास चलते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। संजय मेहता आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और हमारे साथ सुशांत मुखर्जी जुड़े हुए हैं सीपीआई-एमएल से। सुशांत दा बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हम जितेंद्र जी के पास चलते हैं। जितेंद्र जी, जितनी हैरानी में आप हैं उतनी हम भी हैं। जब पहली बार हमने पत्र को देखा था और पत्र को हम पढ़ रहे थे तो हम चौंक गए कि मतलब बाला पेंटिंग के लिए एक स्कूल में 16 लाख रुपए का कॉस्टिंग आता है, 7 लाख का कॉस्टिंग आता है, इतना ही नहीं 4 करोड़ रुपए तक का कॉस्टिंग आता है। क्या लग रहा है कितना बड़ा घोटाला हो सकता है? देखिए आयुष जी, पिछले 6 वर्षों से लगातार यह सरकार केंद्र के खिलाफ नैरेटिव सेट करते रही है कि केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिलता है, केंद्र से हमें पैसा नहीं मिलता है जिससे जनता का विकास हो सके। आयुष जी, जब से देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जन कल्याणकारी सरकार बनी और 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना हुआ, और यह सोच के साथ स्थापना हुआ था इसका कि यहाँ के जो भी माइनिंग क्षेत्र में जो निवास करने वाले निवासी हैं उनका कल्याण हो सके, उनके बच्चे को पढ़ाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, उस पर इसका खर्च हो सके।
माइंस मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015 के तहत इसकी स्थापना हुई और इसका उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री खनन क्षेत्र जन कल्याण योजना के तहत इसका जो निधि एकत्रित हो और इस निधि का सही उपयोग हो खनन क्षेत्रों में। और उसका एक रूल भी था कि इसका 60% जो निधि है वैसे क्षेत्र में, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में खर्च हो जहां पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, या वहाँ कौशल विकास जहाँ पे हमें कराना है, बढ़ाना है, या फिर जहाँ पे स्वास्थ्य में सुधार लाना है और 40% जो इसका निधि के हिस्से थे वे अन्य क्षेत्र में खर्च करने थे। लेकिन दुर्भाग्य है जो झारखंड सरकार लगातार केंद्र सरकार पे के मत्थे थोपते रहती है कि हमें फंड नहीं मिलता है। आज आरटीआई के माध्यम से इसका खुलासा हुआ। झारखंड की जनता देख रही है कि किस प्रकार से, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने देखा कि एक बाला पेंटिंग जो एक सांकेतिक बच्चों को पढ़ने के लिए एक दर्शन, वहां के इतिहास और या धर्म के बारे में की जानकारी, वर्णावली की जानकारी, ये तमाम पेंटिंग बनाई जाती है। 4 करोड़ 79 लाख रुपए की एक बार का टेंडर होता है और बाद में फिर 13 पॉइंट कुछ लाख का टेंडर हो जाता है। तो दुर्भाग्य है। ऐसे सिर्फ बोकारो के मामले नहीं है, हमें तो जानकारी है कि लोहरदगा में डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि इसका सीधा उद्देश्य है कि ये प्रधानमंत्री खनन क्षेत्र कल्याण योजना में इसका खर्च करना, उसके नियम है कहां कहां पे इसको खर्च करना है। तो सरकार जो सरकारी फंड आ रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसे मिल रहे हैं उसका सीधा सीधा दुरुपयोग कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष होने के नाते सरकार से मांग करती है कि कैग से इसकी जांच कराई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। चलिए हम रुक कर लेते हैं CPI-ML का। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी हैं। सुशांतो दा, लगातार DMFT फंड को लेकर बातचीत होती रहती है और ये सवाल आप लोग भी पूछते हैं और क्षेत्र की जनता भी पूछती है कि कहां जा रहे हैं पैसे। अब जो डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, लगता है ये आंकड़े स्पष्ट करने के लिए काफी है कि पैसे कहां जा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये फंड को लगाना कहाँ है, किसके लिए है, कुछ नहीं। ये जो आपका क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र जितना भी पड़ रहे, जहाँ पर आपको खनन का बात है, मैक्सिमम आपको ट्राइब एरिया पड़ेंगे आपको, ठीक है। और उनके फंड के लिए ये फंड आते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आपका खनन के नाम से हमारे देख लीजिए पूरे राज्य में जांच होगी, निश्चित तौर पर ये सरकार जांच कराएगी। अब मिल गया मौका, अगर इससे दोषी है, अभी तो देखिए जांच होगी, दोषी है तो निश्चित तौर पर इस पर जांच होगी और उसमें सजा मिलेगी। लेकिन ये फंड अभी की बात नहीं है। ये फंड अगर कोई सोच रहे कि इस तरह से फंड चल रहे, पहले से ही है, पहले से चल रहे, लेकिन जांच नहीं, अब जांच में आए हैं, जांच होगी और आगे भी कार्रवाई होगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि जांच होगी, आगे की कार्रवाई होगी। त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस नाम सभी लोग याद रखें, क्योंकि ये महंगी महंगी पेंटिंग स्कूलों में बनाते हैं। जी, पत्र जो लिखा गया है राष्ट्रपति को, उसमें इस बात का जिक्र है कि इनके पेंटिंग का कॉस्टिंग एक स्कूल में 4 करोड़ तक आता है। आएंगे सुशांतो दा आपके पास, चलते हैं मात्सू पार्टी के पास, संजय मेहता के पास। संजय जी, सिर्फ एक त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस नहीं है, ऐसी 26 एजेंसियां हैं जिन्हें कार्यादेश अलॉट हुआ है, जिन्हें राशि आवंटित की गई है और 700% से 2000% तक अधिक राशि आवंटित की गई है। आज तो हम त्रिनेत्र को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं कि पत्र में क्या कुछ लिखा हुआ है। आगे अन्य 26 कंपनियों का भी जिक्र करेंगे और उनकी भी जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल इस त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या कहिएगा? आयुष जी, फहरिस्त बहुत लंबी है और लगातार DMFT पर सवाल उठते रहे। आप जब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड के संदर्भ में देखेंगे तो मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि लगभग नवंबर 2023 तक में 11,861 करोड़ रुपए थे, लगभग 12,000 करोड़ रुपए। और 12,000 करोड़ रुपए में इन लोगों ने 5,875 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये कंडीशन सिर्फ एक जिले बोकारो की नहीं है, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो आपका हजारीबाग हो, चाहे वो लोहरदगा हो, चाहे वो चतरा हो, वैसे जिले जहां पर खनन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और जो खनन वाला क्षेत्र है वहां पर स्थिति भयावह है। अभी केरेडारी में भी एक मामला आया था, हजारीबाग के क्षेत्र में, बड़का गांव में एक इलाका है, केरेडारी इलाका है, जोरदाग, वहां पर विद्यालय बना दिया गया DMFT के फंड से और फिर वहां पर वो कंपनी जो है उसको तोड़ करके हटा दी। तो मेरा कहना है कि जब खनन क्षेत्र में नया निर्माण होना नहीं है तो फिर आपने सिर्फ फंड को खर्च करने के लिए आपने वहां एक विद्यालय बनाया।
ठीक उसी तरीके से ये बोकारो के पूर्व उपायुक्त के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा है, इस आरोप की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है। वीरेंद्र राम, पूजा सिंघल, छवि रंजन, विनय चौबे, अब विजया जाधव। इस सरकार के अंदर नौकरशाहों की एक लंबी सूची है जो करप्शन में लिप्त हैं और जो झारखंड सरकार का पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी झोली में भर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जांच होनी चाहिए। डीएमएफटी फंड का बंदर बांट हो रहा है। डीएमएफटी फंड के नाम पर यहां के नौकरशाह एक तरीके से पैसे का पूरे तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। यहां के नौकरशाह, यहां के उपायुक्त मनमानी कर रहे हैं और इनकी चालाकी को ऐसे समझना होगा कि डीएमएफटी के फंड को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, दूसरे जगह खर्च नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए डीएमएफटी फंड जिस योजना के लिए नामित हुआ वहीं पर खर्च कर सकते हैं। ये चालाकी क्या करते हैं कि दूसरे जगह खर्च कर देते हैं। अब मान लिया 5 करोड़ तक की सीमा है उपायुक्त को और 10 करोड़ का काम करना है, तो 5 करोड़ का एक टेंडर, 5 करोड़ का एक टेंडर, ये पार्ट वाइज बांट करके अपने हाथों से सब कुछ कर लेते हैं और कैबिनेट की जहां पर स्वीकृति लेने की बात आती है उससे वो पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। मेरा कहना यह है कि ये इतना 500 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया, 12,000 करोड़ रुपया झारखंड के अंदर ये क्या सिर्फ बंदर बांट है? और मेरा कहना है कि आपके कमरे में एसी लगाने के लिए आपका डीसी के कार्यालय में रेनोवेशन होगा और कहीं पर होगा या फिर डीसी के कार्यालय में काम करना वो सरकार की जिम्मेवारी है। ये काम तो ये होना था कि जो खनन का क्षेत्र है वहां पर आपको काम करना था। डीएमएफटी का पैसा है क्यों? क्योंकि वहां पर आपने लोगों को विस्थापित किया, वहां पर आपने प्रदूषण वाली जिंदगी दे दी, आपने अस्पताल नहीं दिया, आपने विद्यालय तोड़ दिया, आपने विस्थापित कर दिया, आपने पुनर्वास नहीं दिया। तो आपको वहां पर डीएमएफटी के फंड से काम करना था। अभी जब 2024-25 वित्तीय वर्ष को आप देखेंगे तो 60,959 करोड़ रुपया सीसीएल ने पूरे देश में दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा झारखंड को दिया है 1400-1500 करोड़ के आसपास। तो मेरा कहना है कि पूरे देश में जब भी डीएमएफटी फंड का आंकड़ा देखेंगे तो झारखंड के अंदर अकेले 20% राशि है डीएमएफटी का। मेरा कहना यह है कि यहां के नौकरशाह इतने बेलगाम क्यों हैं, यहां के उपायुक्त इतने बेलगाम क्यों हैं, यहां के जो आईएएस हैं इतने बेलगाम क्यों हैं? सरकार का इकबाल पूरे तरीके से मर गया है। इन लोगों में कोई डर नहीं है, ना कोई जांच एजेंसी का डर है, एसीबी का भी इन लोगों में डर नहीं है। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो जो पत्र लिखा गया है डॉक्टर राजकुमार की ओर से राष्ट्रपति को, हम देख पा रहे हैं कि त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस को पहले टेंडर में प्रति स्कूल बाला पेंटिंग बनाने के लिए 16,96,000 रुपए दिए गए प्रति स्कूल। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं 4 आंकड़े मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद आप इस पर बात रखिएगा। पहले टेंडर में प्रति स्कूल 16,96,000 उस पत्र के अनुसार। दूसरे टेंडर में यह रेट घट जाता है, दूसरे टेंडर में 7,49,000 रुपए, तीसरे टेंडर में यह रेट बढ़ जा रहा है, तीसरे टेंडर में 18,88,000 रुपए प्रति स्कूल, जबकि चौथे टेंडर में प्रति स्कूल 4,79,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। अब मैं बताना चाहता हूं आयुष जी आपको, जब सरकार कोई टेंडर निकालती है, अगर एग्जांपल हम लेते हैं कि सरकार ने रोड का टेंडर निकाला तो सरकार कहती है कि आप 30% लेस में डाल सकते हैं या 10% लेस में डाल सकते हैं या शेड्यूल रेट में डाल सकते हैं, जो सबसे कम दाम में डालता है उसको वो टेंडर मिलता है। ठीक बात। मेरा कहना है कि एक यूनिफाइड रेट होना चाहिए कि अगर पेंटिंग बनेगी इतने स्क्वायर फीट में तो पर स्क्वायर फीट पे रेट क्या होगा सरकार उसको तय करे, सरकार रेट को यूनिफॉर्म मोड में लाए। क्या झारखंड के अगर बोकारो में अगर हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं और बोकारो जिले के किसी दूसरे ब्लॉक में बना रहे हैं उतने ही स्क्वायर फीट पे, तो रेट घट जाएगा और बढ़ जाएगा? ये यहाँ के आईएएस मक्कार हैं, यहाँ के आईएएस लोग झारखंड को लूटना चाहते हैं। यहाँ के विस्थापितों से इनको कोई दर्द नहीं है, इनमें यह शर्मिंदगी नहीं है कि जहां का ये पैसा है खनन का उन लोगों के ऊपर खर्च किया जाए। ये कौन लोग हैं? ये यूपीएससी पास करके आते हैं और इन लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो लोग आईएएस पर ये गर्व करते हैं कि ये लोग आईएएस बनकर के आए हैं, राज्य का भला करेंगे, इन लोगों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो उसका ग्रेविटी है, उसका जो मोरल्स है वो पूरा डाउन कर दिया है। आज की तारीख में ऐसे लोगों पर उंगलियां उठने के कारण आईएएस की तैयारी करने वाले और यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या बनोगे, आईएएस बनकर क्या करोगे? यही करप्शन करोगे? करप्शन और आईएएस का चोली दामन का रिश्ता हो गया। मेरा कहना यह है कि यहां के लोगों को यह समझना होगा कि यहां की पैसे की बर्बादी हो रही है। 16 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, करोड़ों रुपए आप पेंटिंग के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। एक आपको टेंडर निकालना था, यूनिफाइड रेट होना चाहिए था, यूनिफॉर्म मोड में रेट होना चाहिए था, एक रेट तय करके और टेंडर पारदर्शी तरीके से होना चाहिए था। और मुझे यह सूचना मिली है
कि शायद महीने में 2-4 बार टेंडर निकाला गया है जी, 2-3 दिनों के अंतराल में टेंडर निकाला गया है, टेंडर नोटिस पर टेंडर आ गया है। मेरा कहना यह है कि ये आईएएस को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कौन बेशर्म अधिकारी लोग हैं जिनको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि करप्शन एकदम डंके की चोट पर करो, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ये तो आज एक भाई ने हमारा पत्र लिख दिया, ये बात उजागर हो गई है, लेकिन आज हजारीबाग का फाइल खंगाला जाए, वहां भी ये करप्शन मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, चतरा का फाइल खंगाला जाए, चतरा में भी 500-600 करोड़ है। को लेकर अगर बात सामने आई है, बोकारो का फाइल खुला है, तो निश्चित तौर पर जितने भी मैं बता दूंगा, मैं भी सरकार को दूंगा, मैंने भी तैयारी की है, लगातार हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस पहलू पर, और हम लोगों की भी नजर है, बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर इस पर करप्शन हो रहा है, और इस करप्शन के सबसे बड़े कस्टोडियन जिला के उपायुक्त हैं। उस उपायुक्त पर सवाल खड़ा होना चाहिए कि ये लोग क्यों इस तरीके से बिल्कुल कार्रवाई की मांग तो डॉक्टर राजकुमार भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। हम रुक करते हैं जितेंद्र वर्मा जी का। जितेंद्र जी, त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस ने बोकारो के सरकारी स्कूलों में आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कितने की पेंटिंग बनवाई होगी? एक आंकड़ा बताइए। चलिए, नहीं आयुष जी, हमें लगता है कि अमूमन अगर कोई भी स्कूल में हम पेंटिंग अगर बनाते हैं, और जो अगर झारखंड के कोई अगर पेंटर आए होंगे या झारखंड से बाहर के भी आए होंगे, तो हमें लगता है कि 4 लाख से 5 लाख रुपए बहुत होते हैं। अगर हमें इतना बहुत ज्यादा भी, अरे अमेरिका से भी पेंटर लाएंगे तो इतना पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आयुष जी, लेकिन उस पत्र में क्या लिखा है मैं आपको बता दे रहा हूं। उस पत्र में त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस को बाला पेंटिंग के लिए 7 कार्यादेश से 39 करोड़ 26 लाख 444 रुपए का भुगतान किया गया है बाला पेंटिंग के लिए। बिल्कुल आयुष, देखिए जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि यहाँ के नौकरशाह बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं, और ये सरकार द्वारा संरक्षित है, ऐसा नहीं है कि वे अपने से कर रहे हैं, और इनका कहीं ना कहीं उसकी जो भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं सरकार से उससे लाभान्वित हो रही है। आप बताएं, आपने चर्चा किया कि जिस प्रकार से लेखा लिपि जो के पास गाड़ी से 51 लाख रुपए बरामद हुए, आयुष जी बहुत ही चिंताजनक है। और ये सब घोटाले की पैसा है। सरकार को तो ग्लोबल टेंडर निकालनी चाहिए थी। अगर केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए, विस्थापितों के कल्याण के लिए अगर पैसा दे रही है, तो सरकार को ग्लोबल टेंडर निकालनी चाहिए थी और पारदर्शिता होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार इसके माध्यम से, चौंकाने वाली बात यह है कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस कलर की गिरफ्तारी हुई, बोल रहा था कि जमीन खरीद बिक्री के लिए पैसा है। आयकर विभाग जैसे ही इसमें हाथ डालती है, आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया प्रथम दृष्टया यह भ्रष्टाचार का पैसा है, कोई जमीन खरीद बिक्री के लिए पैसा नहीं था। नहीं, मैंने तो कहा कि इसकी जो है कैग से एक बार जांच करा ली जाए और इसके बाद एक स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देखिए, पंचायत से लेकर सचिवालय तक जो भी अधिकारी है, चाहे सीओ ऑफिस हो, ब्लॉक ऑफिस हो, हर जगह परसेंटेज बना हुआ है इनका। और यही हाल है डीएमटी फंड में। लगातार इस फंड का दुरुपयोग सरकार कर रही है और पिछले लगातार कई वर्षों से एक नया ट्रेंड सेट करने का प्रयास कर रही है, नया एक देने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है। हम एक बार पुनः सरकार से मांग करते हैं कि इस पूरी भ्रष्टाचार की जांच कैग से कराई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी सब। बिल्कुल, देखिए कैग से जांच कराई जाए। आ रहे संजय जी, आपके पास भी आएंगे। लेकिन सिर्फ त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस की बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाला पेंटिंग बनाने के नाम पर यह घोटाला किया गया। जो तमाम आरोप लगाए गए हैं डॉक्टर राजकुमार की ओर से, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इरिगेशन के नाम पर, डायग्नोस्टिक के नाम पर, जीपीएस बेस्ड फेस रिकॉग्निशन के नाम पर भी बंदरबाट का आरोप लगाया गया है। और पूरी सूची अगर हम देखें तो करोड़ों में, कोई लाख में कहीं बातचीत हो ही नहीं रही है। सुशांत ओदा जी, देखिए निश्चित तौर पर सारे कुछ पहले वो राजकुमार जी पहले आरटीआई करके निश्चित निकाल लिए हैं सब, उसके बाद वो डाले हैं। एकदम ये कंफर्मेशन होगा, कंफर्म है। लेकिन इसकी जांच जब मैंने होनी चाहिए। सरकार अगर सोच रही है कि जांच नहीं होगी, जांच होनी चाहिए और जो भी गलतियां हैं उनके ऊपर सजा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये हो कब से रहा, कैसे हो रहा, ये कौन कौन जगह में है। माइंस के बाहर भी आप बताइए, अगर आप डीसी जाके अपने वहां मकान बना लेंगे बढ़िया से, कोई जाके कुछ दूसरा कुछ कर लेंगे। और यहाँ माइंस के यहाँ पर डेवलपमेंट में माइंस का देखिए, माइंस के बाद क्या पोजीशन है ग्लग का। जो लोग बाहर रहते हैं उसका घर द्वार कुछ नहीं है, सब टूट गए। सही बात है। हमारे झरिया देख लीजिए, हमारे धनबाद के झरिया का हाल देख लीजिए, क्या हालत है।
कहाँ का फंड है, उसी जगह का फंड है, लेकिन फंड कहाँ मिलते हैं। रोज घर ये भर्ती लगता में है कि समा रहे हमें जांच एजेंसियां जो जांच एजेंसियां कर रहे अगर जरूरत पड़े तो हमें लगता है केंद्र को भी इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है और बढ़िया से जांच हो और जो भी है इसमें है दोषी है उन्हें सजा मिले। अच्छा, लेकिन क्या सुशांतु दा इस बात पर गौर करने वाली बात नहीं है कि जो डॉक्टर राजकुमार ने आरोप लिखा है पत्र में, जिन आंकड़ों का जिक्र किया गया है, अगर ऑडिट ठीक ढंग से हुई होती तो ये पहले स्पष्ट हो जाते? जी 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 जी, निश्चित आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर जितने भी आपको ओपन कास्ट हुए हैं, चाहे आपको कोयला जो ऐसे निकाल लिए जाते हैं, उसको डंप करने के लिए एक बालू अंदर जाते हैं, बालू को ले उसके अरबों खरबों रुपए के आपको टेंडर है, वो सिर्फ बाहर से आपको पानी मार के वो बालू डाल देता है, वो पैसा खा जाता है। अभी से नहीं, ये ना समझे कि 2-4 साल 10 साल 20 साल आज़ादी के बाद से, जब से हमारे देश में सरकार आई है कि देश आज़ादी हुई है, उसके बाद से हम लोग कोयला क्षेत्र में देख रहे हैं कि कैसे होते हैं और हर जगह पड़े हुए। ये नियम है कि अगर आपकी जमीन जाती है, ओपन कास्ट है, अगर आपके जमीन जाती है, कोयला निकालने के बाद उसे फिर भरपाई करके जिनकी जमीन है उनको वापसी कराना है, वो भी नहीं होती। वो भी फंड इधर का ही है, इसी फंड से काम किए जाते हैं, लेकिन नहीं होते हैं। इस पर जांच होनी चाहिए। अगर इसी आरटीआई और इसी बात पर अगर आगे बढ़ के अगर जांच हो जाए, हमें लगता है ये जांच सिर्फ वहां नहीं रुकेंगे, बोकारो नहीं रुकेंगे, ये चतरा से लेकर लोहरदगा से लेकर हजारीबाग। चौंकाने वाली बात है कि ये सिर्फ एक डीसी के कार्यकाल पर इतना आरोप लगा है। अभी और लंबे अभी चलेंगे, जो चीज चल रहे जहां जहां रहेंगे सब जगह होना है। कैसे नहीं होंगे? अब तो जांच होंगे निश्चित तौर पर। आप देखिए, आप वो किए, दूसरे कोई करेंगे, हम लोग करेंगे, और भी और कितने कोई करके बैठे हुए अभी तक नहीं काम हुए उनका, वो भी आगे बढ़ेंगे और जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मामले को लेकर जांच तो होनी ही चाहिए। डीएमएफटी फंड में अगर घोटाला हो रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार यह आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने बाकायदा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर तमाम एजेंसियों की जानकारी दी है, कब कौन से कार्यादेश जारी किए गए, किस कार्यादेश के तहत कितनी राशि आवंटित की गई और बाला पेंटिंग के नाम पर त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस को प्रति स्कूल कितना दिया गया है, यह भी हमने आपको बताया है। और इस तमाम आंकड़ों का जिक्र उस पत्र में है। और भी बातचीत करेंगे, और भी एजेंसियों की सूची हमारे पास है जो उस पत्र में जिनका जिक्र है, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर राजकुमार के अनुसार बोकारो में डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और एक सेक्टर में नहीं या फिर एक विभाग में नहीं हुआ है। कभी बाला पेंटिंग बनाने के नाम पर, कभी इरिगेशन के नाम पर, कभी डायग्नोस्टिक सेंटर, कभी पार्क, कभी जीपीएस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के नाम पर। इन तमाम सिस्टम के नाम पर अलग अलग कार्यादेश के तहत अलग अलग राशि आवंटित की गई है और जो आंकड़े उनके पत्र में लिखे हुए हैं, मार्केट रेट से या तो 700% या तो 2000% अधिक पाए गए हैं। हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। हम आजसू पार्टी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, साफ तौर पर अगर बात कर ली जाए, कुछ ऐसे छोटी चीज भी होते हैं, मान लीजिए कॉपी की बात कर ली जाए, अगर कॉपी किताब की बात कर ली जाए तो आंध्र केंद्र के बच्चों को किताब देने के नाम पर एमएस ज्ञान गंगा को 2 कार्यादेश से 6 करोड़ 55 लाख रुपए आवंटित किए गए। वो तो ठीक है, मुझे एक सूचना मिली थी कि कोई कंपनी है NCCFIL करके, जी है, उसको 133 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितना प्रतिशत वहां के उपायुक्त साहब को मिल रहा था, साहिबा को मिल रहा था। तो मैं तो इसका जिक्र आपने चूंकि किया है, मैं आपको अपने दर्शकों को पूरा डिटेल दे दूं। NCCFIL को 29 कार्यादेश के माध्यम से 133 करोड़ 18 लाख 88,293 रुपए का भुगतान। बताइए कि 29 वर्क ऑर्डर आप एक कंपनी को दे रहे हैं। ये लोग की चालाकी को मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं। ये करते क्या है, अगर किसी टेंडर में कोई स्पेशल शर्त रखना है तो उस कंपनी से पहले बात कर लेते हैं कि हम आपसे इतना प्रतिशत लेंगे, और 100% अगर उसका जो रेट है उसमें ये लोग 60% गबन कर जाते हैं और 40% में किसी तरीके से काम होता है, और उसके बाद पूरी राशि तय करके वो लोग एक ऐसी शर्त रख देते हैं और उसी कंपनी से कहते हैं कि आप उसमें इस टेंडर में पार्टिसिपेट करो और अपना ही कोई एक कंपनी आप बना लो डुप्लीकेट टाइप का, और जिसमें हम ये दिखा देंगे कि इतने लोगों ने इसमें अप्लाई किया और ये क्वालिफाई किया, फिर टेंडर उसको वो अलॉट कर देते हैं, फिर वर्क ऑर्डर दे देते हैं। तो ये खेल बहुत पुराना है और बहुत लंबे समय से चल रहा है, और यही यहां पर मुझे लगता है कि बोकारो में अपनाया गया है। और वो जो आप त्रिनेत्र की बात कर रहे हैं, NCCFIL की बात कर रहे हैं, और तमाम तरह की जो भी कंपनियां हैं जिन लोगों का भी नाम सामने आया है, स्पष्टता के साथ, पारदर्शी तरीके से के साथ जांच होनी चाहिए कि इतना वर्क ऑर्डर एक ही कंपनी को बार बार एक ही काम के लिए अलग अलग रेट और इतनी राशि का एक तरीके से गबन या मिसयूज किया जाना कहां तक सही है। और उसके बाद एक लिपिक टाइप के आदमी, कर्मचारी जो 3rd-4th ग्रेड का कर्मचारी है, उसके पास 51 लाख रुपए का कैश मिलना,
अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है कि ये एक बहुत बड़ा करप्शन है और इस पर मुझे लगता है कि सरकार को संजीदगी के साथ काम करना चाहिए और सरकार को तुरंत, सरकार जो कहती है कि हम लोग एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना करके रखे हैं, हम लोग एकदम वॉचडॉग की भूमिका में हैं कि सरकार का जो भी एजेंसी है उस पर नज़र बनाए हुए है, एसीबी जैसी एजेंसी नज़र बनाए हुए है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने नाम कहाँ से सामने आ रहे हैं और बार बार, चलिए ठीक है आपका तो हालत बहुत खराब है अंचलों में, वहां पर सीओ साहब 20,000 रुपया खुलेआम ले रहे हैं कि भाई म्यूटेशन कराना है जमीन का तो 20,000 रुपया आपको देना होगा। किसी भी अंचल कार्यालय में जाइए, सीओ साहब के कार्यालय में जाइए, सीआई साहब पैसा लेंगे, वहां पर बीडीओ साहब पैसा लेंगे, सीओ साहब पैसा लेंगे, ये एकदम खुलेआम चल रहा है। झारखंड के किसी भी अंचल और ब्लॉक में जाइए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपने जमीन का आप म्यूटेशन बिना पैसे दिए नहीं करा पाएंगे। झारखंड का लगभग सीओ का कार्यालय, अंचल का कार्यालय करप्शन में लिप्त है और वो लोग पैसा लेते हैं, ये बात जनता भी वहां पर बता देगी। दूसरी बात कि अगर सीओ स्तर के कर्मचारी और यहां पर पदाधिकारी अगर करप्शन में लिप्त रहें, अब डीसी स्तर का पदाधिकारी सीधे यहां पर करप्शन कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे खबर आई कि पूरे हाईवे में तस्करी का एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है जिसमें एसपी और आईपीएस की मिली भगत रहती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार में किस स्तर पर पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। आपका सीओ करप्शन में लिप्त है, आपके एसपी साहब करप्शन में लिप्त है, आपके डीसी साहब करप्शन में लिप्त है। यहां पर एक एक कंपनी को 133 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, बाला पेंटिंग कराने के लिए लाखों रुपया बर्बाद कर दिया जा रहा है। बाला पेंटिंग करने के लिए आप आंगनबाड़ी के दीवारों पर पेंटिंग करने के लिए 20 लाख और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं? फिर सरकार कहेगी नहीं हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हम जनता का काम करना चाहते हैं। ये तो तथ्य है, आप जांच करिए, किसी ने ये आरोप लगाया है, सरकार को जांच करते। और मुझे लगता है कि आपके इस रिपोर्ट के बाद, इस स्टोरी के बाद, इस डिबेट के बाद सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए कल सामने आकर के कि क्या सच्चाई है। झारखंड की जनता जानना चाहती है कि आखिर बोकारो में क्या हुआ। हमने तो बस डॉक्टर राजकुमार का पक्ष रखा है, हमने बस डॉक्टर राजकुमार का पक्ष रखा है। उन्होंने अपने 225 पन्नों वाले उस खत में क्या कुछ लिखा है, किन एजेंसियों का जिक्र किया है, कितने कार्यादेश मिले, उसका हमने पक्ष रखा। बताना चाहता हूं आपको, हर जिले में दिशा की बैठक होती है और दिशा की बैठक में सबसे ज्यादा फाइल डीएमएफटी का ही खुलता है कि डीएमएफटी की योजनाएं कहां पर चल रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, दिशा में तो डीसी साहब बैठते ही होंगे, डीसी साहिबा बैठती होंगी, वहां पर सांसद साहब भी बैठते होंगे, तमाम तरह की बातें सामने आई है तो इस पर जांच होनी चाहिए और हर तरह के पहलू पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर उपायुक्त ने मनमानी की है और इस तरह से मनमानी करके टेंडर को बिल्कुल रेवड़ी की तरह बांटा है और अपनी झोली में पैसे को लाया है या गबन किया है, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है और नौकरशाही पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। झारखंड की बहुत बड़ा सवाल है। अगर जो तमाम आरोप डॉक्टर राजकुमार ने लगाए हैं अगर सच हैं तो ये निश्चित तौर पर झारखंड की जनता के साथ धोखा है। हम रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक अंतिम सवाल सर। देखिए, लगातार जब हम इन 26-27 एजेंसियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिसमें एक त्रिनेत्र एजेंसी भी शामिल है, ऐसा नहीं है कि 26-27 मालिक हैं। इस बात का भी उल्लेख उस खत में किया गया है लोग 4-5 ही, कंपनियां इतने बनाए गए हैं। देखिए आयुष जी, सिर्फ त्रिनेत्र एजेंसी ही नहीं, अगर एक स्वतंत्र एजेंसी से अगर जांच हो तो हमें लगता है कई फर्जी सेल कंपनियां बाहर आएंगी और उसी सेल कंपनी के माध्यम से जो इतने बड़े फंड का जो है ये घोटाला हुआ है। आश्चर्य लगता है आयुष जी कि जहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है, लगातार एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है यहाँ के रोगियों के लिए। और देखिए कि बोकारो जैसे जिले में 24-24 करोड़ों रुपए के लागत से ओपन जिम बनाया जा रहा है। आप बताइए कि जहां पे एम्बुलेंस नहीं है, जहां पे पैरासीटामोल हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे हैं, वहां ओपन जिम बनाया जा रहा है। आखिर इसका मतलब क्या था? हम तो यही सरकार से मांग करते हैं कि इसकी एक बार जांच हो जाए। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार कई सेल कंपनियां निकलेंगी और उसमें कई जो सफेद पोस्ट लोग हैं जो सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, वैसे लोगों के चेहरा बेनकाब हो जाएगी। बिल्कुल, सरकार को भी जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह के अधिकारी जो आरोप डॉक्टर राजकुमार ने लगाए हैं तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर, अगर कहीं भी सही है, अगर सही नहीं है तो भी सरकार को आकर अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि जनता अपने पैसों के बंदरबाट होते देखना नहीं चाहती है।
जो उनके इस्तेमाल के लिए पैसा आया था, जो पूरे दिन धूल फाकते हैं कोयला खनन क्षेत्र में, जो पूरे दिन अगर हम बात कर लें रासायनिक खनन क्षेत्रों में जहरीले पानी पीने को मजबूर है, विस्थापन में घर चला गया उनका, उनके इलाके में स्कूल नहीं है, जिनके लिए यह पैसा आया था, वो पैसे अगर उन तक नहीं पहुंच रहे हैं तो कौन मलाई खा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होने की जरूरत है। आज हमने आपको त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस के बारे में बताया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में और एजेंसियों के बारे में भी बताएंगे जिनका जिक्र किया गया है उन तमाम खत के पन्नों में। वक्त की पाबंदी है। संजय जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने के लिए। हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे सुशांतो मुखर्जी CPI-ML से। सुशांतो, बहुत धन्यवाद न्यूज ऑन भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।